अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि शो के स्टार्ट पे आपको सबसे पहले वेदर के हवाले से अपडेट किया जाए। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और बढ़ती गर्मी ने सांस निकाल दी है शहरियों के। शहरी काफी परेशान है और सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला की कोई रहमत ऐसी हो कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है तब्दील हो जाए और जो दर्जा रात में दिन ब दिन बढ़ती आ रही है वो कम से कम हो जाए और ठंडी हवाएं जो हैं उनका राज शहर फैसलाबाद के अंदर दिखाई दे। काली घटाएं जो हैं वो बरस जाएं और बारिश की जो कनियां बरसती हैं उससे मिट्टी की जो खुशबू उठती है उसको सूंघने के लिए बहुत सारे शहरी जो है वो तरस गए हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक अब कुछ दिनों तक कभी जो बारिश के इम्कानात हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अलबत्ता हमारी कोशिश होती है कि आपको 100% एक्यूरेट जो है, 100% तो नहीं कह सकते, 99.9% अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कोशिश होती है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आपको जो वेदर की प्रिडिक्शन है आइंदा आने वाले 24 घंटों के हवाले से वो आपको बताई जाए। क्या कैसा रहेगा मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबादियों के लिए आज खुशखबरी है कि फैसलाबाद में सूरज और बादलों के दरमियान आंख में चलने का सिलसिला जारी है। तो उसके साथ साथ हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं जो काफ़ी इत्मीनान बख्श है, क्योंकि पिछले कई दिनों से फैसलाबादी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे थे, दर्जा हरारत में इजाफा बर्दाश्त कर रहे थे, हफ्ज़दा माहौल को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अगर आज के रोज़ की बात करें तो दिन के आगाज में ही हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में कमी जो है वो भी महसूस की जा सकती है। सूरज मियाँ आज किसी हद तक काबू में नजर आते हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो कम होता हुआ 56 जो है वो हो चुका है, जबकि हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जारी है। ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है, फैसलाबाद के मौसम को तब्दील कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का ताहाल कोई भी इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह से हवाएं चलने का सिलसिला और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में कमी जो है वो वाक़या रहेगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। शहर फैसलाबाद के वेदर की अगर बात करें तो जैसा कि मरियम ने बताया कि आज सूरज मियाँ जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। अलबत्ता जब भी आप घर से निकलें तो कोशिश करें वाटर बॉटल जो है वो अपने साथ लेके गुजरें और जहाँ से भी गुजरें और जहाँ पे भी चाहें जिस जगह पे भी मौजूद हों कोशिश करें कि वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अगर सूरज की गर्मी डायरेक्टली आप पे असरअंदाज हो रही है तो उससे आपको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक जो है वो ना आए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि बिजली की अगर बात हो रही है तो जहां अवाम बिजली की सताई है वहां पे गर्मी की सताई है, और गर्मी की सताई अवाम को बिजली के हवाले से बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जब भी बिजली चली जाती है तो बिजली के जाने के साथ साथ अवाम जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है लोड शेडिंग की वजह से। बच्चे जो सुबह को स्कूलों पे आप जा रहे हो तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में जो स्कूल है गर्मियों की छुट्टियां वो ख़त्म हो जाती हैं, स्कूल खुल जाते हैं, तो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म्स अक्सर प्रेस नहीं होते। इसके अलावा घर के बहुत सारे कामकाज होते हैं, पानी बहुत सारे घरों में सफाई सुथराई के लिए चाहिए होता है, सहन साफ़ करना होता है या वॉश करना होता है घर को, तो उसके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात का लोड शेडिंग की वजह से सामना करना पड़ता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जनाब और कुछ ना किया जाए, एसी या पंखा जो है अगर वो नहीं चलता तो उससे बुरी हालत हो जाती है लोगों की। अलबत्ता बिजली के बढ़ते हुए रेट्स जो हैं उसने भी आवाम को काफ़ी परेशान किया है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह रेट्स बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों के अंदर ये महसूस होगा कि जो भी तनख्वाह उनको मिलेगी वो सारी की सारी बिजली के बिलों के मद में जो है वो चली जाएगी। बहुत सारे लोग ग्रोसरी खरीदने से जो है महरूम रहते हैं। बढ़ती महंगाई ने दम निकाल दिया है और इस महंगाई के दौर में जो सांस लेना है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। जिन इस तरह से बाहर आया है बोतल से महंगाई का कि अब वो वापस नहीं जा रहा, इतने मंत्र पढ़ रहे हैं, इतने मंत्र पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट भी, इधर उधर भी लोग भी, कि यार किसी तरह इसको काबू कर लें, लेकिन महंगाई है कि वो काबू होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म होती चली जा रही है। लोग स्पेशली जो अर्न करते हैं, जैसे कि अगर आप जाएं गवर्नमेंट की तरफ से तो 32,000 रुपया मिनिमम तय किया गया है किसी भी मजदूर की
जो उजरत है। लेकिन अगर आप बाज़ारों की तरफ जाएं तो वहाँ पे काम करने वाले, दुकानों के अंदर काम करने वाले लोग देखें 16-16 हज़ार, 12 हज़ार के ऊपर भी इवन लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो जिनके घरों के बिल ही 18 हज़ार, 19 हज़ार, 20 हज़ार आ रहे हैं, वो किस तरह से अपने जो महीने का सिस्टम है वो पूरा करेंगे। बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है हमारे माशरे के लिए कि आखिर महंगाई के इस दौर में हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ अरसलान दुरानी साहब मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर हैं, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ खिलजा लियाकत हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगी, उनको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो अरसलान दुरानी से शो का स्टार्ट करते हैं। दुरानी साहब, क्या कहेंगे आप? अवाम परेशान। बिल्कुल हनान भाई, जैसे आपने बात की है कि जो लोगों की आमदनी है, इनकम है, वो बहुत कम है। अब उस पर इतने भारी भरकम बिल कहाँ से अदा किए जाएँ? अब एक बंदे की अगर तनख्वाह ही 12,000 है तो वो 25,000 का बिल कहाँ से पे करेगा? 3 यूनिट कीमत में इस कदर इजाफा हो चुका है कि वो एक मजदूर के लिए या एक मिडल मैन के लिए अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब सैलरीज क्या चल रही है पाकिस्तान में, या यहाँ पर सैलरीज यही हैं 22,000, 23,000, यहाँ से ये ज़्यादा है मजदूर की, बहुत ज़्यादा। 32,000 तो बहुत कम मिल रही है, बहुत कम लोग। अगर 32,000 भी मिल रही है तो अगर बिलों को देखा जाए, अब एक घर में एक पंखा चल रहा है और एक टीवी चल रहा है, कोई एसी का निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ पर भी 7,000, 8,000, 9,000 तक बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से अदा करेंगे? तो इस कदर इजाफा हो गया बिजली के बिलों में। और हमने यहाँ देखा है फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोगों ने एहतजाज किए हैं, बिलों को जलाया भी है कि हम कहाँ से पे करें, किधर से लाएं? इतनी सेल्फ आमदनी भी तो हो, आपकी इनकम भी तो इतनी हो, आप उसमें से फिर बिल एडजस्ट करें, गैस के बिल दें, फिर उसके अलावा वासा के दीगर बिल, फिर रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो हैं वो भी आपने पूरी करनी है। तो जो एक फैमिली बजट होता है एक महीने का बनाती है, हर फैमिली बनाती, चाहे वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखती हो, कि यार हमने यहाँ करके ये एडजस्टमेंट करनी है। अब एकदम से अगर बिल ही आपका 12,000, 13,000, 14,000 आएगा और आपकी आमदनी ही इतनी है, तो वो आप कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे? तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान, मुश्किल होती चली जा रही है। वैसे हमारे एक दोस्त हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, में उनके पास बैठा था, उनका कहना था कि कभी मैंने 16 साल हो गए मेरी सर्विस को, वो बता रहे थे कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इन सरकारी दफातर के अंदर खवातीन और मर्द हजरात बिल लेके आए और हमें कहें कि जनाब आप बड़े अफसर हैं, हमारा तो बिल इतना ज़्यादा आ गया, अब मर जाएंगे, लुट जाएंगे, काइंडली ये बिल पे करवा दें किसी से, ठीक है ना। इस हद तक लोग तंग आ चुके हैं कि डीसी ऑफिस के अंदर जो है वो बिल्स लेके जा रहे हैं और परेशानी से बुरा हाल है उनका कि अगर बिजली कट गई तो किस तरह से ज़िंदगी का गुजर बसर होगा। खिलजा, क्या कहेंगे आप? ये बढ़ती हुई फी यूनिट कीमतें जो है बिजली की, ये आवाम को डायरेक्टली इम्पेक्ट छोड़ रही हैं उनके ऊपर और साइकोलॉजिकली ख़ास तौर पर डिस्टर्ब कर रही हैं। जब एक बंदे का बजट ही नहीं बनता महीने का कि वो किस तरह से गुजारा करे, तो अल्टीमेटली वो फिर बुराइयों की तरफ, करप्शन की तरफ और दीगर चीज़ों की तरफ सर्वाइवल के लिए जाता है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी इनकम से ज़्यादा आपके बिल आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी जो चीज़ें होंगी, करप्शन, जो क्राइम के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें देखने में मिलते हैं। हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि शायद पहले जो है वो इतने केसेस जो है वो नहीं नज़र आते थे, अब जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ जो है हमें देखने के लिए मिलता है। कभी ATM मशीन से किस तरह से करप्ट करके निकाल रहे हैं, या कोई डिफरेंट जगह पे जाके जो है भत्ता वगैरह वसूल किया जा रहा है दुकानों वगैरह पे, या लोगों के घरों में जाके मारपीट इवन की जा रही है। एक घर जो होता है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा आपकी महफूज जगह होती है जहाँ हर जो बंदा है वो सिक्योर फील करता है, लेकिन क्राइम के रेट जो है वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि वो आपके घरों में जा रहे हैं लोग जो हैं जो, लेकिन इसके लिए भी शायद बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता होता है कहीं ना कहीं एट द एंड जो है आप पकड़े जाएंगे। आप कोई भी जब इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं, आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो हैं वो क्राइम में पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, उनका यही कहना होता है कि हम हालात से इतना मजबूर हो गए थे, हमने सोचा कि जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक तो गुजारा कर। आप बहुत सारी जगह पर रिपोर्टिंग करती हैं खिलजा, मुझे बताइए कि खवातीन का रिएक्शन क्या होता है बिजली के बिलों के ऊपर? खवातीन का तो रिएक्शन, खवातीन जो है ना उनका कहना है कि घरों में अगर घरों की सिचुएशन देख लें, एक तो जो बिल आ रहे हैं, अशे खुर्दनोश जितनी भी हैं वो घर की महंगी हो चुकी हैं, तो उनका कहने ऊपर से बिल इतने आ जाते हैं, रोज बरोज घर में लड़ाई हो रही होती है। सुबह उठते शाम को कहती हैं एक अगर हम पंखा चला रहे हैं, अब वो तो मजबूरी है, इतनी गर्मी है, एसी का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन एक पंखे का इतना बिल आ जाता है कि शौहर से इसी बात पे हर वक्त लड़ाई होती है, घर वालों से होती है
कि क्या इतना बिल क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। जाहिर सी बात है बच्चे भी हैं, उनको भी खाने पीने के लिए देना है, तो बच्चों को कहाँ से दें। बच्चे जो हैं वो फिर रो रहे होते हैं, अक्सर फाकों की नौबत आ गई है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे जो 2-2 दिन जो है वो चूल्हा नहीं चल रहा, इतना इतना टाइम गुजर जाता है। दुरानी साहब, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया जो खिलजा बता रही हैं कि घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि यार ये इतना बिल कहाँ से आ रहा है। अच्छा, वो मर्द हजरात शायद जिनको नहीं पता होता कि बिजली के रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, घर में आके इस वजह से गुस्सा निकालते हैं कि शायद ख़वातीन जो है वो बेदरेग चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं और पंखा चलता छोड़ दिया है, शायद वॉशिंग मशीन बहुत इस्तेमाल करती हैं, माइक्रोवेव ओवन बहुत इस्तेमाल करती हैं, फ्रिज का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। वो समझता है शायद बिजली के रेट्स को एडजस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि इनका इस्तेमाल ज़्यादा है, उसकी वजह से बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और घरेलू लड़ाइयाँ भी बढ़ रही हैं। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? बिल्कुल 100% एग्री करूंगा कि जब बेदरेग इस्तेमाल होगा, उसके मुताबिक जो बाहर जा रहा है, कमा रहा है, दिन भर की गर्मी उसने फेस की है। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ, मैं कह रहा हूं कि बेदरेग इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन बिल ज्यादा आने की वजह से वो समझते हैं शायद बेदरेग इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। वो आके फिर चेक करेंगे कि यार क्या ये लाइट जल रही होगी, ये ऐसा हुआ होगा, वो फ्रस्ट्रेशन आएगी, वो फिर निकालेगा। एक और छोटी सी चीज ऐड करूँ, यहाँ पे बहुत सी सिचुएशन ये होती है, खवातीन का अगर देखा जाए दिन भर तो वो काम में बिजी होती है, उनके पास शायद इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो जाके बैठ भी सके। तो वो शायद शाम का टाइम होता है जब वो हर चीज से फ्री होके जाकर बैठती हैं पंखे के नीचे, तो उनको शायद यही लग रहा होता है कि सारा दिन पंखा जो है या एसी जो है या चीजें जो है वो इस्तेमाल ही इस तरह से हो रही है। लेकिन इनफैक्ट अगर देखा जाए खवातीन, जाहिर सी बात है उन्होंने कोई भी काम करना है, उनके काम जो है वो रुक जाते हैं बिजली की वजह से। बिजली नहीं आ रही है, मोटर नहीं चल रही है, कपड़े वॉशिंग मशीन ही चलेगी और कपड़े धुले हुए नहीं मिलेंगे तो वो भी लड़ाई है, फिर इस्त्री नहीं मिलेंगे, प्रेस नहीं मिलेंगे वो भी लड़ाई है, ठीक है, घर साफ सुथरा नहीं मिलेगा वो भी लड़ाई है, खाना नहीं बना मिलेगा आपको टाइम भी, वो भी लड़ाई है, क्योंकि हर चीज में पानी का इस्तेमाल तो होगा और पानी तभी आएगा अगर आपकी मोटर चलेगी, बिजली होगी। यार ये वैसे सूरत जो है ना वो बड़ी डेंजरस किस्म की होती चली जा रही है, खास तौर पे बहुत सारे गंजान आबाद एरियाज जैसे समनाबाद का इलाका है, गुलाम अहमदाबाद का इलाका है, इन जगहों पे तो स्पेस कह लें कि थोड़ी सी भी मौजूद नहीं है। 2.5 मरले के मकान हैं, दीवारों के साथ दीवारें जुड़ी हुई हैं और कुछ जगह जिनको मैं जानता हूँ वहाँ पे तो इतनी आबादी है दुरानी साहब के 2 पोर्शन है, तो कई भाई रह रहे हैं और उनकी फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल तरीके से जो गुजर बसर लोग कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को समझने का नाम ही नहीं ले रही। गुर्बत की लकीर से नीचे की कोई भी लकीर होती ना, मेरा ख्याल है लोग उसमें भी इस वक्त जा चुके हैं। अब लोग जाते हैं तो एक मांगने की जो शर्म या होती थी ना, लोगों के अंदर तकद्दुस होता था इस चीज़ का कि यार मैं मांगूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, वो तकद्दुस भी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल लोग, और अपनी मदद आपके तहत की बजाय दूसरों के पास जाके मदद को पुकार रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मदद करना तो चाहते हैं लेकिन उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहे। नौकरियों के लिए अब डिग्रियां लिए लोग फिर रहे हैं, बताएं मुझे कहाँ पे नौकरी मिल रही है? बिल्कुल ऐसी ही आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि एक तो गुंजानाबाद इलाके, फिर वहाँ पर गर्मी की जो सूरत हाल है, स्पेशली इन दिनों में अगर मई के बाद ऑनवर्ड हम देखें अगस्त फिर सितंबर तक, तो फिर इस पर लोड शेडिंग और फिर बिल इतने ज़्यादा, तो एक तो ये फ्रस्ट्रेशन उनके लिए, शहरियों के लिए मुसीबत, और दूसरा ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गुर्बत की लकीर से नीचे भी कोई लकीर है तो वो भी क्रॉस हो चुकी है। अब बाकी अवाम के पास कोई जगह ही नहीं है, कहाँ से लाए, इतनी इनकम है नहीं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। या तो ये हो ना कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके वाकई सही आपने बात की है कि डिग्रीज पकड़ के नौजवान फिर रहे, लेकिन नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो फैक्ट भी एक है। और दूसरी जानिब अब ये महंगाई एकदम से इतनी ज़्यादा, आए रोज़ महंगाई में इजाफा, आए रोज़ महंगाई में इजाफा, और फिर ये कुछ बुनियादी चीज़ें तो जो आप नहीं छोड़ सकते। अब बिजली एक बुनियादी चीज़ ज़रूरत बन चुकी है, वो नहीं छोड़ सकते आप। तो अब वहाँ पर इतने ज़्यादा बिल होंगे, इतने भारी भरकम बिल होंगे, तो कहाँ से अदा करेंगे, कैसे लेकर कर चलें? ये एक वो कहते हैं ना कि एक बनते ही जा रहा है कि हर माह अब होता ये है कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल ये अगस्त का महीना चल रहा है, अब इसकी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी ये 1 रुपया ऐड होगा जी आपका सितंबर में, इसी तरह जो जुलाई का है वो ऐड होके आया अगस्त में, तो वो अलग से इजाफा, और जो फी यूनिट इजाफा है वो अलग से इजाफा, तो इजाफे पर इजाफा हर तरह से सर्दियों से पहले ये किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात सर्दियों में इतनी कंजप्शन नहीं होती बिजली की जितनी कि गर्मियों में होती है। लोग पंखों का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा कंजम्पशन होती है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो करना है कर लो,
इसके बाद जो सर्दियों सूरत-ए-हाल में हाँ जो बजट है उसको सेट किया जा रहा है कि बिजली को महंगा कर दिया जाए, इस्तेमाल भी कम होगी तो उतना एग्जैक्टली रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया तो जा सके। तो खिलजा, आप क्या समझते हैं बतौर खातून लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, स्पेशली बिजली के हवाले से? और गैस की भी मैंने सुनने में आया कि लोड शेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी गैस की लोड शेडिंग मुझे लगता है हनान बहुत ज्यादा अब शुरू हो गई है। पहले हम लोग पहले कम होती थी, पहले बहुत कम होती और थी, सुनने में नहीं था आता यार ये गैस की भी लोड शेडिंग और होती है। अगर होती भी थी ना कभी तो वो हम लोग मोस्टली जो सर्दियों में देखते थे। विंटर में हुआ कर गर्मियों में कभी भी मैंने नहीं सुना था, बचपन से अब तक अगर कभी देखती थी या वैसे भी खवातीन की बात भी जाती हूँ, वो कहती है गर्मियों में अब गैस की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा आम हो गई है। पहले ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो देखने में नजर नहीं आती थी। अब तो ये है कि बिजली के साथ साथ जो है अब गैस भी नहीं आ रही है। खवातीन जो इस वजह से इतनी परेशान दिखाई दे रही हैं, वो कहती है हम क्या करें, हम खाना कैसे बनाएं। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा की जाती है, और गवर्नमेंट ने कुछ मुकर्रर औकात की थी कि इनमें आपको जो है वो गैस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। लेकिन अगर उन औकात की बात की जाए, उनमें भी जो है वो गैस इस तरह से नहीं आती है। वो फिर उनका या फिर अपना कोई इन्होंने सिचुएशन स्पेसिफिकली सेट किया तो करे ना। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं घरेलू जिन्होंने अगर अपना टाइम है उसके अकॉर्डिंगली भी गैस है तो वो मैनेज कर दें, अपनी मर्जी से जब दिल करता है आ जाती है, और नहीं दिल करता तो पूरा पूरा दिन भी नहीं आती है। जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनको भी जाहिर सी बात है, बच्चों को तो आपने खाना देना ही है ना, तो बच्चे जो है वो स्कूल से रोज बरोज जो है वो लेट हो जाते हैं। दफातर बहुत जो है वो बहुत से ऐसे मर्द जाते हैं दफातर लेट जाते हैं, और वही पहले वाली बात है कि जिसकी वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े जो है बढ़ते हैं। और बच्चा जो है जो ब्रेकफास्ट करके ही नहीं जा रहा वो कैसे पढ़ेगा स्कूल जाके? आपको नहीं लगता कि ये सारी सूरत हाल जो है वो एक एहसास कमतरी की तरफ मुब्तला कर रही है हर शख्स को माशरे के अंदर, और इस एहसास कमतरी की वजह से उनकी तरक्की की रुकावट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? वो मुल्क क्या तरक्की करेगा जिसको लाले सिर्फ और सिर्फ ये हो कि यार 2 वक्त की रोटी कहाँ से खानी है? आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ बहुत एक मखसूस तबका है जिसके पास सारा का सारा पैसा मौजूद है पूरे मुल्क का? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ जो मखसूस तबका है उसके पास एक तो पैसा मौजूद है, और मैंने जहाँ तक देख रही हूँ, मैं कवर कर रही हूँ बहुत से बिजनेस क्लास को भी बाकी चीज़ों को भी, वहाँ पे जो चीज़ें देखने के वो जो लेकिन मखसूस तबका है ना कहीं वो भी अब इफेक्ट होता दिखाई दे रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो भी कहते हैं कि हम अपने अखराजात जो हैं उसको कंट्रोल कर लें, या कोशिश करते हैं बिल, क्योंकि वो जो थे वो एसी वगैरह इस्तेमाल करते थे तो बिल इतने ज्यादा जब आ जाते हैं, क्योंकि बाकी भी आपकी अशिया दोनों जितनी भी हैं वो हर चीज के रेट जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं जरूरत की, हर चीज के जब रेट है वो डबल से भी जब ज्यादा हो गए, तो वो भी शायद तबका जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गया। अगर वो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करता था वो छोटी गाड़ियों पे आ गया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने बजट को कंट्रोल करने की जो है जितनी कोशिश वो कर सकता है वो भी कर रहा है। बिल्कुल। तो और महंगाई ओवरऑल दुरानी साहब बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ बिजली का इम्पैक्ट अगर हम कहें तो वो भी बात गलत होगी, गैस के रेट्स भी बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अशिया खुरनोश जब आप बाजार के अंदर खरीदने जाते हैं, वही ग्रॉसरी जो आपकी 3500 4000 के अंदर होती थी, अब वो 10-10 हज़ार से जो है वो क्रॉस होती हुई आपको 40-50 हज़ार तक चले गई है, और आपकी इनकम जो है वो 25 हज़ार है, और आपकी ग्रॉसरी जो है बहुत उसके रेट हर चीज आप के बढ़ गए। जब अपने घर की चीजें लेने सपोज जाते थे तो पहले कितने की आती थी, आज से 5 साल पहले से कंपेयर करें कि कितना फर्क आपको? 5 साल पहले मुझे जो लगता है 10-15 हज़ार तक आ जाती थी, अब जो वही जो है वो 40-50 हज़ार की आ रही है, 50 हज़ार से कम आ ही नहीं रही और फिर भी बंदा मुतमिन नहीं होता कि यार ये उतनी और चीजें, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। वो तो एक जनरल ग्रॉसरी होती है, उसके बाद जाहिर सी बात है वीकली आपने सब्जी लानी है, आपने फ्रूट लाना है, दालें वगैरह तो चलो आपकी ग्रॉसरी में आ गई, तो वो चीजें उनके जो है हर चीज वो फिर आपका जो बजट है बहुत ऊपर चला जाता है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये चीज जो इफेक्ट कर रही है। चलें इस बजट को कंट्रोल करने के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अरसलान दुरानी मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो अरसलान, मुझे ये बताइएगा, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम जो ग्रॉसरी की आइटम है शेख खुरनोश है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है? स्पेशली अगर हम गोश्त की बात करें, एक वक्त था कि ब्लायलर जो है वो 300 से ऊपर जाता था तो लोग दुआइयाँ देनी शुरू हो जाते थे कि इतना महंगा गोश्त हो गया। अब मेरा ख्याल बड़ा गोश्त और चिकन जो है उसका रेट आलमोस्ट सेम है,
तो इसके अलावा अगर दालें देखें और घी की कीमतें देखें, चीनी की कीमतें देखें, तो वो आसमान को छू रही हैं। लोग बड़े परेशान हैं कि 2 वक्त का खाना भी अब बनाना इतना महंगा हो गया है कि सब्जी को भी लेने जाएं मंडी के अंदर तो अब वो गोश्त के रेट पे ही आपको मिलती है। क्या कहेंगे? देखें, जब से एक सर्टन हमने लिमिट क्रॉस की है, उसके बाद से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब अभी मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अल जजीरा की, जून 2023 की, उसके मुताबिक 37.97% जो इन्फ्लेशन रेट है वो पाकिस्तान में बढ़ा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब क्या है, कितनी महंगाई हुई है। ये वो रेट है जो कि हमारा हुआ करता था 16% हुआ करता था, 9.5% तक था, जो कि अब के 37.97 तक पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट ये आप कह रहे हैं कि 38% पहुंच चुका। तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो जब यहाँ पर होगी तो फिर आप छोटे छोटे आइटम आपके उनके रेट्स में इजाफा होगा। आपने बात की ब्रायलर मुर्गी की कि वो 300 होती तो हम कहते थे इतना बड़ा हो गया, अब 600 पर ले रहे हैं, आराम है अब लोगों को। मतलब अब यहाँ तक प्राइस पहुँच गई है। फिर सब्जियों की बात कर ली जाए, सब्जियों की कीमतों में इजाफा। फिर जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं उनकी प्राइस पहले कम हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल अब कद्दू का सीज़न चल रहा है तो उसकी प्राइस, क्योंकि वो वाफर मिकदार में होती थी, उसकी प्राइस कम होती थी। लेकिन अब मार्केट वाले भी इतने सियाने हो गए हैं, वो भी देखते हैं कि नहीं, अब इसका रेट भी हमने बराबर रखना है, तो वो दूसरी अशिया को देखते हैं, उसका रेट भी बढ़ा देते हैं। तो एक तो वो जो प्राइस कंट्रोल करने वाली हमारी मैनेजमेंट है ना, वो भी माशाल्लाह से सोई हुई है। वो इन चीज़ों को नहीं देखती जो कि देखना चाहिए कि अगर वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस हो तो इस तरह के रेट्स में इजाफा ना हो। एक तो वो रेट्स, एक जो ओवरऑल महंगाई है वो है, और दूसरी ये जो खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है मार्केट्स में, उसको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप उसको चेक करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, जो कि नहीं पड़ना चाहिए शहरियों के लिए, आवाम के लिए। इस कदर महंगाई और इतनी ज़्यादा महंगाई कभी तारीख़ में नहीं देखी होगी, और आप तो इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने किया होगा। तो जो एक कहते हैं ना कि मिडल मैन है, या वो जो एक बड़ी क्लास और एक छोटी क्लास के दरमियान में कहीं था, वो नहीं है, वो खत्म हो गया है। वो खत्म हो गया। तो या आप गरीब हैं या अमीर। हाँ, या गरीब, दो ही फैक्टर्स हैं, दो ही फैक्टर रह गए। तो ये किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए जो मिडल मैन है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जब उसमें मिडल मैन ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से ही आपको बड़े थिंक टैंक मिलते हैं, वहाँ से ही आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलते हैं, वहाँ से ही आपको बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मिलते हैं, वहाँ से ही आपको बड़े बड़े ऐसे लोग मिलते हैं जो एक बिल्कुल हट के नज़रिया रखते हैं। क्योंकि जिसके पास बहुत सारा कुछ है उसको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, और जिसके पास सिर्फ रोटी पूरी करने का कॉन्सेप्ट हो, वो बेचारा कहाँ को इतना आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ करेगा। तो एक वो तबका हुआ करता था जो कि जोड़े रखता था एक बड़े को भी और छोटे को भी, बीच में मिडल मैन का किरदार जो बड़ा अहम होता है वो किरदार अदा करता था। लेकिन इस महंगाई ने जो ये अब रिसेंटली हुई है पिछले 2-3 सालों से, इसने उस मिडल मैन को भी खत्म कर दिया है। जब से वो मिडल मैन खत्म हुआ है तो अब हालात आपके सामने हैं कि एक तबका अमीर से अमीर तर होते ही जा रहा है उनके। अब देखें, और बहुत सारे लोग गरीब से गरीब तक, जिसका बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको अगर महंगाई हो रही है तो उसने अर्न भी तो उतना ही करना है ना। वो अपना जो लॉस है या अपना जो अर्निंग है वो उस पर टैक्स मजीद इजाफा करके कमा लेगा। व्हाट अबाउट दैट मजदूर जिसकी आज से 5 साल भी वही थी और आज ऊपर 1000 बढ़ी, लेकिन महंगाई 1000 के मुकाबले में कहाँ पहुंच गई, तो वो कैसे गुजारा करेगा। असल जो रुल रहा है वो तो गरीब रुल रहा है, और मिडल तबका जो कि बिल्कुल खत्म होता जा रहा है वो रुल रहा है। बड़े को तो इतना मसला नहीं है, वो तो अगर उसकी फैक्ट्री है वो अपनी फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े में इजाफा करके वो पूरा कर लेगा। बट जो मिडल मैन है, जो मिडल तबका है और उससे नीचे वाला, वो बेचारे पिस रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खिलजा, आप क्या कहेंगी, अगर हम स्पेशली बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए चीज़ें जो है वो बड़ी महंगी हो चुकी हैं। इवन बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए जब इवन पैम्पर्स लेने जाते हैं या फिर इसके अलावा उनके कपड़े लेने जाते हैं, उनके लिए खाने की चीज़ें लेने जाते हैं, उन्हीं चीज़ों के रेट्स जो है आसमान को लगे। बच्चों का एक दौर में खर्चा काउंट ही नहीं होता था, इतना कम होता था, लेकिन अब कहा जाता है कि बड़ों से ज्यादा खर्चा बच्चों बहुत ज्यादा है। और आप अगर देखिए ना, एक मैं कहती हूँ डायपर्स जो है आपका अगर मंथली भी अगर आप लगाएं तो 8-10 हज़ार आपका डायपर्स का खर्चा आ जाता है। और जो बंदा मतलब कमा ही 25 रहा है, मजदूर वो कैसे अफोर्ड करेगा कि वो डायपर्स का। इसके अलावा एक दूध जो है बेसिक नीड थी बच्चों की और बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए, आपके दांतों के लिए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से ऐसे गरीब लोग हमारे देखने में आ रहे जो है वो दूध बच्चों को पिलाना कम कर देते हैं कि अफोर्ड नहीं होता। और मैंने बहुत सी खुद भी ऐसी सोसाइटीज़ में गई हूँ, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ की हैं, अपनी रिपोर्ट में की हूँ। वो कह रहे थे कि हम बच्चों को जो है वो दूध देना अफोर्ड ही नहीं करते हैं, सिर्फ रोटी देते हैं
और दूध का ये सीन है कि आधा किलो हम लोग दूध ले लेते हैं। 8 के 10 अफराद थे उनके घर के, और जो बच्चे हैं 4 बच्चे थे, तो चाय बना लेते हैं थोड़ी सी, तो वही बच्चों को थोड़े थोड़े जो है वो आधा आधा कप सब जो है वो डिवाइड। अच्छा, अब तो चाय भी चाह के साथ नहीं बनती, उसमें भी पानी इतना डाल दिया जाता है, बंदे पूरे कर रहे होते हैं लोग, ये सूरत हाल है। अच्छा, एक और चीज, एक और फैक्टर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर हल्दी का पैकेट है, पिसी हुई लाल मिर्चों का पैकेट है, तो ओरिजिनल की बजाय उसमें मिलावट शुरू कर देते कि यार रेट यही रखें, बढ़ाए तो लोगों ने लेने नहीं है, ऐसे फिर उसमें मिलावट करके अपनी बचत पूरी करते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अरसलान, मुझे ये बताइएगा, हमने बिजली के रेट्स के हवाले से गुफ्तगू की, एशिया खुरोनोश के हवाले से गुफ्तगू की, और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों के हवाले से भी की। मुझे अब ये बताइएगा कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की जहाँ पे इन चीज़ों के हवाले से ख़त्म होती चली जा रही है, इंटरटेनमेंट और दीगर चीज़ों की तरफ जब जाते हैं लोग, तो वहाँ पे भी उनकी क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर चली जाती है। जैसे कि हमारे फैसलाबाद के अंदर टोटल इंटरटेनमेंट फैमिलीज़ की क्या है, बाहर निकले, खाना खा लिया ना, होटलिंग कर ली, तो होटलिंग में भी जहाँ पे आपको जीएसटी इधर देना पड़ता है, इन एशिया खुरोनोश की ख़रीदारी पे होटलिंग में भी जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, तो एंड कंज्यूमर पे ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि अब मेरा ख्याल है उसकी कमर जो है वो दोहरी हो चुकी है, और वो परेशान है कि यार हम फैमिली को लेके जाएं तो जाएं कहाँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है कि आउटिंग जो है वो एक ही रास्ता है कि आप जाएं, खाना खाएं, एंजॉय करें फैमिलीज़ के साथ। लेकिन अब एक तो जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब एक रोटी की अगर बात कर ली जाए तो एक रोटी की कीमत भी 13 से 14 रुपए है। दुरानी, आपको याद है कि 2 रुपए की रोटी एक दौर में मिलती होती है? शहबाज शरीफ ने ही 6 रुपए तक लेकर आए थे, एंड देन हमने 10 रुपए के काफ़ी हद तक 8 रुपए के, हाँ, और अब वही 13-14, और जो दीगर है, नान हो गया, इसके अलावा डिफरेंट जो आइटम्स हैं नान में, रोगनी नान, दिस एंड दैट, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। उसके बाद अब जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर अगर आप बैठते हैं कुछ टाइम के लिए और खाना खाते हैं तो फिर सर्विस टैक्स भी अब वसूल किया जाता है, आपको पता ही होगा। तो एक तो खाना महंगा, फिर उस पर सर्विस चार्जेस अलग से, तो वो अब आउटिंग भी कम होती जाती है। रेस्टोरेंट मालिकान है, आउटिंग भी कम होती जा रही है, दुरानी का ये कहना है। क्या कहेंगे आप, फैमिलीज किस तरह से अपने आप को एंटरटेन करें? एक तो आउटिंग कम हो रही है, मैं कहूँगी आउटिंग के साथ साथ जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हमारा कपड़ा, जूता जो है, जो आपने सीजनल जो है वैसे भी लेना है, आपकी मजबूरी है, आपको ज़रूरत पड़ती है, वो भी बहुत महंगा हो गया है। एक एक चीज़ पे जो है वो अलग अलग जैसे टैक्स लगाया गया। पहले तो ये था इंक्लूडेड टैक्स जो था वो वसूल किया जाता था। अब ये इंक्लूडेड से हटके पहले आपको एक रेट बताते हैं टैक्स के साथ, फिर जो है एक और टैक्स लगा देते हैं उस पर डबल, कि नहीं ये जो हमें टैक्स जो है वो अलग से अलाउ किया गया है। तो बहुत से, मैं कहती हूँ, ऐसे दुकानदार जो है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो है टैक्स लगाने की जो एक बना दी गई है, इस पर जो है डबल टैक्स भी वसूल कर रहे हैं। तो जो कारोबारी तबका है वो किसी ना किसी तरह से अपना पूरा कर है, फिर आज आके फिसता वही है जो मजदूर है या फिर जो बंदा जो है वो सैलरी होल्डर है, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें कितनी महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा, अब खरीदने जाएं तो हाथ नहीं लगता। एयर कंडीशनर, डबल एसी, ये हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं और आयरन है या इससे रिलेटेड जितनी भी लाइट्स वगैरह, पंखे, और रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर एक एसी जो पहले आपको 75 लाख तक मिल रहा था, वो भी ऑलमोस्ट 2 लाख तक पहुंच गया है। इतने ज्यादा रेट जो है वो पहले, मतलब रेट बढ़ते हम शुरू से दिखाई देते हैं कि महंगाई होगी, रेट बढ़ गया, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती थी कि इतने % बढ़ गया, साल बाद इतना बढ़ गया, चलो इतना तो बनता है। लेकिन अब तो मैं कहती हूँ 1-2 साल से सिचुएशन ये आ गई है कि रेट जो है वो डबल से भी ऊपर जा रहे हैं। एक तो होते हैं ना कि 10% बढ़ गया या 5% बढ़ गया, मैक्सिमम 15-20 भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हर चीज के रेट इतने ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वो फिर आपकी जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, अगर 2500 की चीज़ 5000 में कब तब्दील हुई इस कम वक्त में, पता ही नहीं चला। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आपको पता है कि सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के ऊपर सबसे पहले आपको एशिया खुरनोश के रेट्स के हवाले से बात बताएं हम, क्योंकि जो पिछला सेगमेंट है उसमें भी हमने एशिया खुरनोश के साथ साथ दीगर महंगाई के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। आज रेट्स क्या होंगे, महकमा जो है इससे मुतल्लिक उसका क्या कहना है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उनका क्या कहना है, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगे हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है रेट्स के हवाले से? अच्छा, बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जारी है। 295 से 296 रुपये दर्जन, 1 रुपये दर्जन महंगे हुए हैं। और अगर बात करें सब्जियों में तो आज उतार चढ़ाव है, जबकि फलों में जितनी भी अशिया की तब्दीली है उसमें तेजी देखी जा रही है। फलों में सबसे पहले सब्जियों में नजर दौड़ा लें, आलू 3 रुपये सस्ता हुआ है 75 से 82 रुपये किलो। प्याज जो है वो महंगा हुआ है 78 रुपये से बढ़कर 80 रुपये का हो गया है। टमाटर 5 रुपये सस्ता हुआ है 75 से 70 रुपये किलो। अदरक इंडोनेशिया 10 रुपये महंगा हुआ है 740 से 750 रुपये किलो। अदरक थाईलैंड 20 रुपये सस्ता हुआ है 920 से 900 रुपये किलो। लहसुन चाइना 10 रुपये सस्ता हुआ है 440 से 430 रुपये किलो। लीमू चाइना 15 रुपये महंगा हुआ 85 से 100 रुपये किलो। लीमू देसी 25 रुपये महंगा हुआ 155 से 180 रुपये किलो। टिंडे 10 रुपये महंगे हुए हैं 210 से 220 रुपये किलो। मटर सब्ज 35 रुपये सस्ते हुए हैं 360 से 325 रुपये किलो। गाजर 20 रुपये में सस्ती हुई है 105 से 85 रुपये किलो। अरबी 5 रुपये महंगी हुई है 110 से 115 रुपये किलो। करेला 5 रुपये सस्ता हुआ है 115 से 110 रुपये किलो। सेब गाछा 5 रुपये महंगा हुआ है 165 से 170 का। केला 130 रुपये दर्जन पे बरकरार है। अमरूद 45 पे है। नाशपाती 140 पे है। अंगूर गोला 160 पे बरकरार है। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये महंगे हुए हैं 230 से 240। मीठा 10 रुपये महंगा हुआ है 150 से 160 रुपये दर्जन। आम चौंसा 160 पे है। आड़ू 160 रुपये किलो पे बरकरार है। फलों में तेजी है, लेकिन अभी भी सब्जियों की उतार चढ़ाव के अंदर देखें तो बेशतर सब्जियां जो है 200 को छू चुकी हैं, जबकि बाकी तमाम की कीमत 100 से ऊपर है। प्याज आलू को निकालें तो कुछ भी 100 सवा 100 से नीचे नजर नहीं आता, जो कि आम आदमी की जेब पर भारी भरकर नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली के बिल और पेट्रोलियम मसनूआत के बरक्स देखें अंडे खरीदना नामुमकिन, गोश्त 500 से ऊपर, और ऊपर मार्केट में यही गोश्त जो है 650 से भी ऊपर जो है वो 1000 ग्राम बिक रहा है 900 ग्राम के हिसाब से। इससे भी महंगा ताल अभी भी बिक रहा है, जिसपे आम आदमी की जो चीखें हैं वो निकल चुकी हैं, क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर है और ताल अभी भी काबू में नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। स्पेशली हमारे सेकंड सेगमेंट जो होता है, आपको पता है कि उसके अंदर नया टॉपिक, नए गेस्ट जो है हमने इनवाइट करने होते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो काफ़ी फेमस है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसका बुखार जो है ज़्यादा लोगों को चढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। बाकी खेलों की निस्बत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट को ही तरजीह दी जाती है। गली मोहल्लों में खेलने जाने वाला ये खेल है और इसके साथ साथ बड़े ग्राउंड्स में भी खेला जाता है। बच्चा बूढ़ा नौजवान तमाम के तमाम जो है इस खेल के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व नजर आते हैं। और जैसे वर्ल्ड कप आता है या कोई मैच हो रहा था, गुज़श्ता रोज़ भी जैसे पाकिस्तान का मैच हो रहा था, हर रेस्टोरेंट के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो मैच जो है वो लाइव दिखाया जा रहा था। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, इसे देखते भी हैं। जिनको खेलना आता है वो खेल के एंजॉय करते हैं, जिनको खेलना नहीं आता वो देख के एंजॉय करते हैं। तो ये खेल ऐसा है कि पसंदीदगी का इजहार लोगों की तरफ से किया जाता है कि वो ज़्यादा इसे देखना पसंद करते हैं। अलबत्ता इस खेल के लिए महकमाना तौर पे क्या हो रहा है, नए टैलेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा रहा है, ख़वातीन की क्रिकेट टीम के हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि हमारी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो ख़वातीन की है, वुमेंस की है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है, हम अपना टैलेंट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे कैंप्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे शहरों के अंदर कैंप्स लगाए जाते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो ट्रायल्स लेते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो वहाँ पे आते हैं, जो बॉलिंग से रिलेटेड होते हैं, जो बैटिंग से रिलेटेड होते हैं, जो ऑलराउंडर्स होते हैं, वो अपने हुनर, अपने जोहर जो है वहाँ पे मौजूद कोचेस को दिखाते हैं, जिससे फिर कुछ ना कुछ अच्छा टैलेंट जिसमें लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल है, उसे निकाल के पॉलिश किया जाता है। अल्टीमेटली अगर वो उसका सफ़र अच्छा रहे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर भी शामिल होने का मौका दिया जाता है। हमारे शहर के हवाले से ये चीज़ें कहाँ पे जाती है, क्योंकि इकबाल स्टेडियम एक ज़बरदस्त स्टेडियम है। अगर हम पाकिस्तान में दूसरे स्टेडियम्स के साथ इसका मुकाबला करें, कोई भी सहूलत की कमी मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मौजूद होगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब कैंप्स लगाए जाते हैं क्रिकेट के हवाले से, स्पेशली जिसमें क्रिकेट का टैलेंट जो एक्सट्रैक्ट करना होता है, फैसलाबाद को हमेशा से जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। अभी भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर ख़वातीन को सेलेक्ट करने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन फैसलाबाद के अंदर कोई अब तक कैंप नहीं लगाया गया। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं,
जिनके ऊपर बहाना किया जा सकता है कि यार यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फैसलाबाद में हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ पे कैंप न लगाना, ये हमारी समझ से बालातर है। और क्या फैसलाबाद के अंदर टैलेंट पैदा नहीं होता? क्या उनको लोग नहीं यहाँ पे मिलते? क्या वो ये समझते हैं कि यहाँ पे कैंप लगा के वक्त को ज़ाया किया जाएगा? तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ राना इमरान साहब मौजूद हैं, जो कि वुमेन क्रिकेट टीम के कोच भी हैं और इसके अलावा अकेडमी भी रन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ शेख इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं और इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं क्लब के, जो वुमेन के हवाले से चला रहे हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो राना इमरान साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। राना साहब, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि फैसलाबाद को कैंप्स के हवाले से क्यों इग्नोर किया जाता है? आपकी क्योंकि डिस्कशंस भी होती होंगी इस मौजू के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ, इंतजामिया के साथ भी, क्यों भूल जाते हैं या जानबूझ के भुला दिए जाते हैं? जिसके थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए जो आपने हमें मौका दिया है, और क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट भी क्रिकेट ही है। फैसलाबाद की तारीख अगर उठा के देखें, सॉरी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा। फैसलाबाद की अगर तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स, आप अगर हॉकी की हिस्ट्री उठाएं तो एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान की पूरी टीम फैसलाबाद गुजरांवाला से बिलोंग करती थी। आप कबड्डी की मिसाल लें तो एक टाइम ऐसा आया कि आपकी पूरी कबड्डी की टीम जो थी वो अपना फैसलाबाद से बिलोंग करती थी। और आज भी अगर आप पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका के लिए हुआ है, उसमें भी 20% शेयर जो है वो फैसलाबाद की वुमेंस का ही है। तो फैसलाबाद में जैसे आपने कहा कि टैलेंट के हवाले से तो ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो। आप इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आप देखें, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज़ है, उसके अलावा अगर पुराने में जाऊँ तो वसीम हैदर हैं, इकबाल सिकंदर हैं, उसके अलावा एजाज जूनियर हैं, और उसके बाद आप देखें तलखा हैं, असद अली हैं, आजकल आसिफ अली हैं, और जो बड़ा नाम फैसलाबाद का जो शनाख्त है सईद अजमल साहब। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के लिए फैसलाबाद से कोई टैलेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सादिया इकबाल अभी आपकी एक प्लेयर हैं जो पाकिस्तान तकरीबन 3 साल से खेल रही है। उम्मे हानी हमारी एक बेटी है डिस्कोट से, जो अपना पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। सबा नज़ीर हमारी चेन्नौर से। मतलब करंट स्क्वाड में भी आपकी फैसलाबाद की नुमाइंदगी है। जहाँ तक ताल्लुक है कि फैसलाबाद को क्यों इग्नोर किया जाता है, ये अलमिया आज का नहीं है, ये अलमिया शुरू से ही चला आ रहा है। फैसलाबाद में इतना टैलेंट होने के बावजूद भी पीसीबी का जो फोकस होता है वो 2 बड़े शहरों का होता है, जिसमें कराची और लाहौर है। उसके अलावा अगर पीसीबी इसको शेयरिंग में जाता है तो आप देखेंगे पिंडी, सियालकोट, या उसके बाद वो मुल्तान की तरफ मूव कर जाता है। हमारी ये समझ से बालातर है कि आखिरी जो हमारा टेस्ट हुआ 2006 में इंडिया के खिलाफ हमने खेला, आखिरी जो ओडीआई हमारा फैसलाबाद में हुआ 2008 में। उसको सारी वर्ल्ड को पता है कि 2008 में एक इंसिडेंट हुआ था, श्रीलंकन टीम पे हमला, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लोज हो गई थी। लेकिन उसके बाद से तकरीबन 5 या 6 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट को ओपन हुए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमें आती हैं, लेकिन फैसलाबाद को इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के 10 बड़े जो स्टेडियम है उनमें फैसलाबाद 6 नंबर पे, डिज़ाइन और खूबसूरती के हवाले से। अच्छा। और कैपेसिटी के हवाले से फैसलाबाद 4थे नंबर पे। मतलब कराची, रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद कैपेसिटी के हवाले से भी ये स्टेडियम बड़ा है। और सबसे अहम और सबसे जो अच्छी बात है, 2019 में आखिरी नेशनल T20 कप हुआ था। ये मीडिया गवाह, सारी वर्ल्ड गवाह कि जितना क्राउड स्टेडियम के अंदर था उतना ही क्राउड स्टेडियम के बाहर था। आप दूसरे स्टेशन में देखें कि ओडीआई मैचेस होते हैं तो ग्राउंड की कैपेसिटी जो है ना फुल नहीं होती। हमारे यहाँ अगर आप टेस्ट मैच भी होता है तो ग्राउंड के अंदर फुल यानी कि क्राउड होता है। तो यहाँ की पब्लिक क्रिकेट लवर है, यहाँ की इंतज़ामिया वेल मैनेज है, और सबसे अहम चीज़ जो आज की वर्ल्ड में कंसिडर की जाती है वो सिक्योरिटी। मैं आपको बता दूं कि हमारे इकबाल स्टेडियम से सरीना का अगर आप क्विकली डिस्टेंस देखें तो 1.5 मिनट का है। यानी कि एक गाड़ी 2 मिनट के अंदर होटल से निकल के स्टेडियम जा सकती है। इससे ज़्यादा सिक्योर सिटी, इससे ज़्यादा खूबसूरत सिटी, इससे ज़्यादा जहाँ पे क्राउड क्रिकेट लविंग फैन है पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन करें तो कोई शहर ऐसा नहीं है जो इतना ज़्यादा यानी कि डिजर्व करता हो। बावजूद आपने सही बातें बताई, इग्नोर क्यों किया जाता है? सियासत है इसके? जी पॉलिटिक्स है जी सर। पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स फॉर वर्ड, मतलब किस वजह से वो फैसलाबाद नहीं आ रहे? यहाँ पे क्या इनकी जो यहाँ की इंतजामिया उसके साथ लगती? नहीं सर, ये इसका भी थे कि सियासी पहलू पे अगर गुफ्तगू करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला तो अभी से तो है नहीं, ये तो काफ़ी एक पुराना मसला चला आ रहा है कि हमारा जो लाहौर जनूबी पंजाब है या पंजाब है,
ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के लिए भी आज तक स्ट्रगल कर रहा है। क्रिकेट के हवाले से भी आप देखेंगे कि जब कभी कोई इवेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होता है तो लाहौर को ही फोकस किया जाता है। और आप ये देखेंगे इतराफ के जितने भी शहर हैं, फैसलाबाद, मुल्तान तक के बच्चे जो हैं ये लाहौर को रिपोर्ट करते हैं। इतने डिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद, और ये इतने कोई हेल्दी स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं होते, ये बड़े लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक होता है। लेकिन जब आप उनको लाहौर की पोजीशन बताते हैं ना, तो वो किसी भी तरह कंप्रोमाइज करके जाते हैं। और इस इस्लाम में काफ़ी रॉ टैलेंट और जेन्युइन टैलेंट वेस्ट भी हो जाता है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर पीसीबी ने अगर ये ट्रायल्स वुमेन्स के करने थे, 8 शहरों का आपने इंतखाब किया, उसमें फैसलाबाद की आप खिदमात देखें, आज भी अगर आप करंट टीम को देखेंगे तो 20% का शेयर फैसलाबाद आपको दे रहा है। जो फैसलाबाद की लड़की है, मैं आपको बता दूं कि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, कनेड कॉलेज, उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में लाहौर के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये फैसिलिटीज हमें फैसलाबाद में नहीं, इंतजामी हवाले से भी हम यहाँ पे लैकिंग करते हैं, जबकि पीसीबी का रवैया जो है 2008 के बाद से फैसलाबाद के लिए मुनासिब नहीं है। ये पॉलिसीज कौन बनाता है? देखें, पॉलिसी तो जाहिर सी बात है पीसीबी बनाएगा। तो पीसीबी की पॉलिसी में हम क्यों नहीं होते? सर, बात यह है कि पीसीबी पॉलिसी बनाता है, लेकिन पीसीबी के साथ हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स साल, 2 साल, 3 साल, ये एक लंबे अरसे से, लेकिन सर इसके असरात बड़े गहरे हैं। आप ये देखें कि अभी मिसाल के तौर पे जो इमरान खान साहब के दौर में चेयरमैन साहब रमीज राजा साहब थे, जैसी अदम एतमाद हुआ चेयरमैन नजम सेठी साहब हो गए। कुछ अरसा अभी उनके मामला स्टेबल नहीं हुए थे, जका अशरफ साहब आ गए। अभी सुनने में आ रहा है कि जका अशरफ साहब की जगह चेंज हो जाएंगे। जब आपका चेयरमैन चेंज होता है तो पूरी बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, वो अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। डेफिनेटली जो लोग नए आएंगे वो अपनी इजारादारी कायम करने के लिए यही तो सवाल है कि हर दफा नए बंदे आते हैं तो कोई भी बंदा फैसलाबाद के हक में नहीं होता। बस सर, ये अलमिया है और यही दुख है फैसलाबाद का कि जितने भी लोग आए उन्होंने कभी भी फैसलाबाद को एक सेंटर कंसीडर ही नहीं किया। फैसलाबाद से पीसीबी का चेयरमैन सेलेक्ट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि रमीज राजा साहब जो पाकिस्तान के चेयरमैन रहे, वो उनका ननियाल फैसलाबाद में, बावजूद उसके जो है ना, बावजूद उसके कोई काम नहीं, कोई काम फैसलाबाद में नहीं। चलें जी, शेख इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, खवातीन के हवाले से कितना पोटेंशियल नजर आता है क्रिकेट टीम की में कह लें कि अपनी पार्टिसिपेशन के लिए फैसलाबाद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पता क्या है, खवातीन में या फैसलाबाद में तो बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारी एकेडमी में तकरीबन 45-50 के करीब बच्ची हैं जो गेम कर रही हैं। और मोस्टली हमारे जो फैसलाबाद के नज़दीक देहात हैं, चनियोट हो गया, डिचकोट हो गया, यहाँ से बच्चे भी फैसलाबाद में आ रहे हैं। फैसलाबाद में सिलेक्शन होनी चाहिए थी, यहाँ पे कैंप लगना चाहिए था। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं फैसलाबाद में खेलने के लिए, और हालात के बावजूद वो लाहौर या रावलपिंडी या मुल्तान नहीं जा सकते। यही वजह है कि फैसलाबाद जो है ना इसको नज़रअंदाज कर रही हैं पीसीबी को चाहिए कि कुछ जो है ना वो हालात अच्छे करें फैसलाबाद के लिए भी। फैसलाबाद में माशाल्लाह बड़े बच्चे गए हैं कौमी टीम में, T20 टीम में भी अभी फैसलाबाद की बच्ची हैं, और वनडे टीम में भी फैसलाबाद की बच्ची हैं। हत्ता कि अभी टेस्ट शुरू हो रहा है, टेस्ट में भी फैसलाबाद की 2-3 बच्ची हैं। लेकिन फैसलाबाद को नज़रअंदाज करना ये सरासर ज़्यादती है पीसीबी की, और हम इस पे भरपूर एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हैं, जो है ना वो टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो राणा साहब, मुझे ये बताइएगा कि 20% पार्टिसिपेशन हमारी टीम के अंदर मौजूद है, क्या वो प्लेयर्स कोई इकदाम ऐसा नहीं कर सकते कि खुद अपीयरेंस दे यहाँ पे कैंप लगा के? नहीं सर, ऐसा है कि देखें हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना पावर सेक्टर एक गेम होती है जिसमें जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, असल पावर उनके पास है। प्लेयर पावर्स हमारे अभी वुमेन्स में नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चियाँ इतनी मेहनत के बाद, मैं आपको बताऊं कि सादिया इकबाल काफ़ी पुरानी प्लेयर है और वो तकरीबन 7-8 साल स्ट्रगल के बाद पीसीबी की नज़र में आई हैं। सादिया यूसुफ जो फैसलाबाद रीजन से खेलती थी, जितनी देर तक वो रही हैं सादिया इकबाल को आगे नहीं आने दिया गया। हालांकि दोनों बेटियां हमारी अगर टैलेंट वाइज कंपैरिजन करें तो सादिया इकबाल बहुत बेहतर प्लेयर थी, एथलेटिक्स बहुत अच्छी थी, लेकिन सादिया यूसुफ की वजह से जो है ना सादिया इकबाल को इग्नोर किया गया। जैसे ही वो गई हैं तो उसके बाद से माशाल्लाह सादिया इकबाल जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। लेकिन यही प्लेयर अगर 7-8 साल पहले होती
तो शायद वो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सादिया में बहुत टैलेंट है और अक्सर वो मैचेस वगैरह देख रहे थे, हमारे शो में भी आई थी, उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई थी, उन्होंने अपनी जर्नी भी ब्रीफली एक्सप्लेन की। एक और चीज़ आपको देखने को मिली होगी, पहले एक टाइम होता था कि ख़वातीन को स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब वो सिस्टम भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट ग्राउंड के अंदर, फील्ड के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली उस टैलेंट को ऊपर ले जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये देखिए प्रॉब्लम, ये तो एक प्रॉब्लम है जो ग्राउंड के अंदर आप देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि एक पाकिस्तान जो इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान में हम अब जिस तरह ख़वातीन को जिस निगाह से देखते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। जो फैमिलियां अपनी बच्चियों को सपोर्ट कर रही हैं, जो बच्चियां जो स्पोर्ट्स में अपने आप को मनवाना चाहती हैं, जब वो इस मुकाम पर पहुंचती हैं तो उसमें से मोर देन 50% जो है बहुत डिसाइड हो जाती है। बच्चियों का ग्राउंड में आना और अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल पे सबमिट करना, उनको जब पता लगता है कि आगे जाके लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर भी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग की है कि अगर आप मतलब उस ग्रुप का हिस्सा हैं या उस लॉबी का हिस्सा हैं तो आप जल्दी कंसीडर कर जाएंगे, और अगर आप उसकी अपोजिट में हैं तो आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे, शायद आपको चांस ही ना मिले। ये हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन के लिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं लोकली, जो जैसे आपका क्लब की तरफ से कोई अगर लगाया जाता है तो उनको फैसिलिटीज़ मुकम्मल प्रोवाइड की जाती हैं? नहीं सर, फैसिलिटी तो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड की जाती, हत्ता कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी कोई फैसिलिटी नहीं हमें देती। ये हम अपनी मदद आपके तहत, या कोई हमारा कोई छोटा मोटा स्पॉन्सर हमें मिल जाए तो उससे हम ये सारा सिलसिला करते हैं। बाकी कोई फैसिलिटी हमें नहीं दी जाती, ना लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, ना पीसीबी की तरफ से, ना किसी अदारे की तरफ से। तो ये भी हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है, लोकल गवर्नमेंट को भी की है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स को भी की है। तो इस वजह से हम अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की कमी होती है आपके पास? सर हमारे पास ग्राउंड्स की कमी है सबसे मेन तो। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनके लिए बैठने की कोई जगह नहीं होती, छाँव की कोई जगह नहीं होती, उसके अलावा कुछ खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं, सहूलत मौजूद होती, हत्ता कि पानी तक की सहूलत नहीं मौजूद होती। अच्छा, 2 ग्राउंड जहाँ पे मौजूद हैं, जैसे बोड़ा वाला ग्राउंड है और इसके साथ साथ एक पास स्टेडियम है, प्रैक्टिस के लिए ये जगह तो नहीं दी जाती होंगी आपको? नहीं, कभी भी नहीं सर दी जाती ये जगह तो बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं आपको याद दिला दूं, 3 जगह है हमारे पास। एक सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी भी है। हाँ। तो लेकिन वहाँ भी हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट की है, हमें वहाँ भी जगह नहीं मिली, हमें बोड़ा वाला ग्राउंड में जगह नहीं नेट मिली। शेड तो लगाए हुए हैं, बोड़ा वाली ग्राउंड में भी लगे हैं, सईद अजमल में भी लगे हैं। सर नेट लगे हैं, सिर्फ बॉयज के लिए लगे हैं। वहाँ पे लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जाती। हफ्ते में एक दिन भी एक मुख्तस दिन भी नहीं। हमने तो ये भी एप्लीकेशन दी थी कि हमें 3 दिन के लिए सेशन दिया जाए, सुबह के टाइम दे दिया जाए, क्योंकि मोस्टली लोग जो लड़कियां हैं वो इवनिंग में करती हैं प्रैक्टिस। तो चले लड़कियां सुबह करेंगी, सुबह सुबह बच्चे आ भी जाते हैं। अब भी हम जहाँ पे करवा रहे हैं, हमें बड़ी मुश्किल से किसी दोस्त के रेफरेंस से एक जगह मिली है, तो वहाँ पे ना हम अब सुबह के टाइम करवा रहे हैं। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा सेशन होता है। बच्चियाँ तकरीबन 45-50 हमारे पास आती हैं। अब देखिए कि एक जगह एक एकेडमी है फैसलाबाद में जहाँ पे 50 बच्चियाँ आ रही हैं। अगर यही 3, 4, 5 जगह पे ये सेशन हो तो मेरा ख्याल है कि 200, 250, 300 बच्ची फैसलाबाद से निकल सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना इमरान हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। राना साहब, पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है अब बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए? क्या एतमाद में लेते हैं पेरेंट्स बच्चों को? अब कहा जाता है कि स्टडीज़ के साथ साथ आप स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करें। जी देखें, हमारे यहाँ तो बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चर मौजूद है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको फिज़िकल एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट बना के दिया गया है, और हर साल इंटर स्कूल चैम्पियनशिप, हर साल इंटर बोर्ड चैम्पियनशिप और इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप 365 दिन में से अगर इस इवेंट की बात करें, इंटर स्कूल चैम्पियनशिप 2 से 3 दिन में क्लोज हो जाती है। इसी तरीके से इंटर बोर्ड की जो इवेंट्स हैं वो भी 2 से 3 दिन, सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी है कि जो हफ्ता या 10 दिन चलती है। उसमें भी मैं अभी लास्ट जो इंटर यूनिवर्सिटी मुल्तान में हुई है, उसमें तकरीबन 12 टीमें थीं, और नहायत ही अफसोस के साथ कि मुल्तान के अंदर टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है,
और बहुत ही कम यानी कि आवर्स के अंदर उस इंटर यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया जो लाहौर यूनिवर्सिटी ने जीती थी। असल में हमारे यहाँ पेरेंट्स तो ये देखते हैं इन्वायरमेंट, जैसे अभी शेख इमरान साहब ये कह रहे थे कि हम ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ देखें, जो तो प्लेयर खेल रहा है उसको तो पता है कि उसने ग्राउंड में अपने आप को परफॉर्म करना है। नई बच्चियां कैसे मोटिवेट होंगी, नई बच्चियां कैसे आएंगी, वो तो या तो स्कूल के प्लेटफॉर्म से आएंगी या अगर मिसाल के तौर पे इंतजामिया कोई ऐसा ग्राउंड जो 4 दीवारी में हो, क्योंकि जिस बच्ची ने आके स्पोर्ट्स को सीखना है उसकी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपने बोड़वानी ग्राउंड का जिक्र किया और शेख साहब ने सईद अजमल अकेडमी का किया, जहां पे एट ए टाइम 100-150 बच्चा हो, लड़का हो, तो पेरेंट वहां पे जो है ना सिक्योरिटी फील इजाजत नहीं देते, मुनासिब नहीं समझते कि यार बच्चा खेलने जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। एटलीस्ट उसकी प्रमोशंस के लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे पेरेंट्स भी मुतमईन हो और बच्चे को भी रिलैक्सेशन फील हो। छोटा हो जाए, इतना बड़ा ग्राउंड ना हो, लेकिन खवातीन के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई जगह तो मुख्तस होनी चाहिए, अलग ग्राउंड होना चाहिए। बिल्कुल, अगर चले अलग भी नहीं भी है तो हमें देखे ना, जैसे सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ पे बच्चे आते हैं 3 बजे शाम को, ठीक है। अगर सुबह मॉर्निंग में बच्चियां आ जाएं तो वहाँ पे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बुराम वाला ग्राउंड है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट किसी किस्म का भी हमारे साथ वुमेन्स क्रिकेट के लिए तावन नहीं कर रही। किस तरह तावन नहीं करती है आपको? यानी कि ग्राउंड्स नहीं देती, अगर हम एप्लीकेशन भी लेके जाते हैं तो कहते हैं जी ठीक है जी, इस पे गौर करते हैं, देखते हैं, मशवरा करते हैं। आप एप्लीकेशन किस ग्राउंड की लेके गए और किसके पास लेके? सर मैं 2 बार लेके आऊँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में ऑफिस में, ठीक है। और वही यही होता है जी कि हम ये मशवरा करते हैं, बताते हैं आपको। पता नहीं अब हमारा मशवरा किससे होना है इस स्पोर्ट्स के हवाले से। फंड्स आते हैं, फंड्स मुहैया नहीं किए जाते, ठीक है, स्पोर्ट्स को। और कुछ भी स्पोर्ट्स के लिए जो है ना, खासकर वुमेन्स क्रिकेट के लिए या वुमेन्स के लिए, वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म के जो फंड्स आते हैं वो नहीं मिलते हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा कि अब इसका हल क्या नजर आता है आपको? क्या लगता है कि कौन सा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे निज़ाम को थोड़ा हिलाया जाए, झंझोड़ा जाए? सर हाल तो हमने अभी सोचा है कि थोड़ा सा अभी हमने जो फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया है पीसीबी ने, तो हम इकबाल स्टेडियम में इंशाल्लाह चंद दिन बाद, या हो सकता कल या परसों जुमे वाले दिन, हम ये करें, एहतजाज करें, वो रिकॉर्ड कराएं और इंशाल्लाह वहाँ पे हम मीडिया को भी बुलाएंगे और कुछ हमारा एहतजाज होगा और पुरअमन एहतजाज होगा। उसमें हम पीसीबी को भी इन्वॉल्व करेंगे कि पीसीबी हमारे साथ फैसलाबाद के साथ क्या ज्यादती कर रहा है और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अकेडमीज के साथ और बच्चों के साथ क्या ज्यादती कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ अली रजा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी ठीक, हनान, गुड मॉर्निंग। अली मुझे ये बताइएगा कि खवातीन के हवाले से हमेशा से कैंप्स को इग्नोर किया जाता है फैसलाबाद को, कौन सी ऐसी सियासत है कि पीसीबी जो है हमेशा से पाकिस्तान के तीसरे बड़े और पंजाब के दूसरे बड़े शहर को इतने बड़े इवेंट से जो है वो महरूम कर देता है? हनान देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बुक जो है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। इससे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस ही जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। अब जो है वो वुमेन्स लड़कियों के साथ भी जो है वो नासलूक किया गया है। तो तमाम पाकिस्तान के छोटे से छोटे शहर में जो है वो ट्रायल जो है वो रख लिए गए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर को जो है वो एक दफा फिर पीसीबी ने जो है वो नजरअंदाज किया है और नजरअंदाज के बाद फैसलाबाद में ट्रायल्स नहीं रखे, जिसमें लड़कियां जो है वो सरापा एहतजाज हैं, वो अपना हक भी रखती हैं। उनका ये कहना है कि हम जो है रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, लेकिन जब आप यहाँ पे ट्रायल्स ही नहीं रखेंगे, बच्चों को जो है वो प्रमोट ही नहीं करेंगे, तो वो किस तरीके से जो है वो क्रिकेट की तरफ आएंगे। एक चांस होता है जब भी बच्चा मैदान में आता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं अच्छी कारकर्दगी दिखाऊं और कारकर्दगी दिखाने के बाद ग्रीन शर्ट पहनूं। ये ख्वाब होता है हर लड़की का, लड़के का जो पाकिस्तान से वाबस्ता है। लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये सुनने को मिले कि आपके ट्रायल्स आपके शहर में नहीं होंगे, आप ट्रायल्स नहीं दे सकते, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है, वो यही कि अपने घर बैठ जाएं और क्रिकेट को खैरबाद कर दें। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा करता है कि हमने नया टैलेंट जो है वो लेकर सामने आना है, नए बच्चों को शामिल करना है, इमर्जिंग बच्चे होंगे। दूसरी साइड पे इस तरीके से सलूक किया जा रहा है, ये फैसलाबाद की मट्टी जरखेज है। इसमें ये नहीं कह सकते हम फैसलाबाद से प्लेयर नहीं है, इसमें सादिया इकबाल है, उनमें हानिया है, ये बच्चियां जो है वो पाकिस्तान खेली है। दुआ माजद जो है वो बड़ा अच्छा टैलेंट है फैसलाबाद का, जो इस वक्त कैंप में भी वाबस्ता है।
तो ये तमाम प्लेयर्स फैसलाबाद से हैं, लेकिन मजबूरन बहुत अहम बात कर रहा हूं कि बच्चियों को उनको चांस मिलता है जो फैसलाबाद छोड़कर अपने आईडी या अपने नाम के साथ लाहौर या फिर कराची लगाए, फिर उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। अब इन 3 बच्चियों की या इसके अलावा और भी जो बच्चियों उनकी आप अगर चेक की जाए तो उनके साथ लाहौर लगाया जाता है, उनमें हानिया जो है उसके साथ लाहौर लगाया जाता है, सादिया इकबाल है उसके साथ लाहौर लगाया जाता है। सिर्फ यही वजह है कि उनको जो है वो ये मिल जाता है कि जो यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी में आप खुद एज ए टीचर और वहां की फीसें भारी ले रहे हैं, उनकी बच्चियों को प्रमोट करने की आपने जिम्मेदारी उठाई हुई है। इसमें इस्माइल इकबाल को भी मैं यही कहूंगा, सलीम जाफर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को अगर आपने तलाश करना है तो गली मोहल्लों में करें। आपने जिन यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ा रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटी के बच्चियों का आपने बेड़ा उठाया हुआ है। तो यही वजह सामने आ रही है। फिर सवाल मेरा वही है कि इग्नोर क्यों किया जाता है फैसलाबाद को, इग्नोर क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट बोर्ड की तरफ कोई पैगाम नहीं भेजा गया कि यार ये भी शहर मौजूद है, आप इससे छोटे शहरों की तरफ चले जाते हैं जहां पे इतना टैलेंट मौजूद है, उधर क्यों नहीं आते? हनान, यही तो हैरत की बात है। जब ये प्लान बनाया गया जिसमें 8 जो है वो शहरों को किया गया, जैसे अब मुल्तान और बहावलपुर बिल्कुल नजदीक है तो बहावलपुर के जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद बिल्कुल एक जैसी जगह है, तो वहां पे अलग अलग जो है वो वहां पे ट्रायल्स रखे गए हैं। तो जब प्लान किया गया तो ये प्लान में ये किया गया कि फैसलाबाद को हमने नजरअंदाज करना है। फैसलाबाद को हमने या तो फिर पीसीबी ये चीज जाहिर कर दे, मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद को बैन कर दे, ताकि बच्चों को ये कम से कम पता चल सके कि फैसलाबाद में क्रिकेट नहीं होगी, हम क्रिकेट से दूर चले जाएंगे, फैसलाबाद में क्रिकेट बच्चियों के लिए खत्म है। तो पीसीबी इतने दावे के साथ अगर ये बात करता है कि मैं तो ज़का अशरफ साहब से ये कहूंगा कि अगर आपने जिम्मेदारी उठाई है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आप बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको इस चीज का नोटिस नहीं लेना चाहिए कि फैसलाबाद की बच्चियां भी पाकिस्तान की बच्चियां हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए खेलना चाहती हैं, इनको भी जो है वो मैदान में लेके आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली जो है वो आप पाकिस्तान की टीम में लेके आए, बच्चों का टैलेंट तो देखें, बच्चा खेलना चाहते हैं, अगर वो ट्रायल ही देंगी उनके दिमाग में ये ख्वाब आएगा कि अगर मैं इस दफा जो है वो नहीं बन सकी, लेकिन आइंदा मैं गेम ज्यादा करूंगी और मैं जो है वो पाकिस्तान की टीम में जरूर आऊंगी। लेकिन आप अगर इस तरीके से बच्चों को नजरअंदाज करेंगे तो बच्चे जो है वो क्रिकेट तो छोड़ेंगे, साथ में अपने शहर को भी छोड़ेंगे। ये सिर्फ क्रिकेट को छोड़ने तक बात खत्म नहीं होगी, बच्चे जो है वो अपने शहर को भी छोड़ेंगे और शहर को छोड़ने के बाद वो कहेंगे कि खैरबाद है, फैसलाबाद में क्रिकेट नहीं है। आप तमाम क्रिकेट उठा के लाहौर लेके चले गए हैं। इसमें 4-5 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ऐसे हैं जहां पे बच्चियों को मोहर लगाई जाती है कि आप पाकिस्तान की टीम में जाएंगी, आप अगर यहाँ पे पढ़ेंगी। तो जारी बात है उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट है उनको भी अहमियत दी जाती है। सिर्फ वजह यह है कि बच्चियां वहां पे एडमिशन करवाती हैं, एडमिशन करवाने के बाद उन बच्चियों को उठाया जाता है। तो मैं अली यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कभी एहतजाज नहीं नजर आया किसी किस्म का खवातीन की जानिब से कि यार हमारे यहाँ कैंप नहीं लग रहे, हम किधर जाके ट्रायल्स जो है वो दें? खवातीन की तरफ से कोई एहतजाज सामने आया? अच्छा, इस हवाले से कुछ खवातीन के जो है वो फीडबैक आए हैं, क्योंकि कल हमने ये जब ब्रेक की थी तो उनकी जान कहना था कि आइंदा माह यानी कि कल के रोज जो है वो एक एहतजाज की कॉल ली गई है, जहां पे तमाम बच्चियां जो है वो इकट्ठी होंगी और मुनफरद अंदाज में जो है वो एक एहतजाज किया जाएगा। हो सकता है कि उनका ये भी कहना है कि हम अपना सामान और किट वगैरह जो है वो सरेआम जला दें और ये बताएं कि हमने क्रिकेट छोड़ दी है, फैसलाबाद क्रिकेट में जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीसीबी ने जो है वो जो फैसलाबाद को जो है वो नक्शे से निकाल दिया है पाकिस्तान से, तो उनके खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज की जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने अली, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना इमरान हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले अली रजा हमारे साथ मौजूद थे और कुछ एहतजाज के हवाले से बता रहे थे, कोई एहतजाज किया जाएगा ख़वातीन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखें प्रोटेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बच्चियों का ताल्लुक है, बच्चियों के मामला वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं और जाहिर सी बात है बच्ची अपने तौर पे तो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उसने अपनी फैमिली को भी देखना है और हमारा माशरा इस प्रोटेस्ट को या पीसीबी इस प्रोटेस्ट को किस नज़र से देखता है ये भी मैटर करता है। लड़कियों का आना या लड़कियों को आगे प्रोटेस्ट करना या अपने सामान को जला देना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि पीसीबी फैसलाबाद को इग्नोर क्यों कर रहा है। अगर कोई ऐसी रीज़न है जिसने फैसलाबाद ने
माज़अल्लाह कोई ऐसा काम किया है जिसमें पीसीबी को डैमेज किया है या पाकिस्तान की शनाख्त को डैमेज किया है तो ठीक है, लेकिन जब फैसलाबाद हर स्पोर्ट्स से, खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, आप आज भी पाकिस्तान में जितनी स्पोर्ट्स को आप कैलकुलेट करेंगे तो फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा रोल है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी शहरों के अंदर आप यानी कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, फैसलाबाद को भी यानी कि आप कंसीडर करें। तकरीबन को 7-8 साल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी वुमेन जो है फैसलाबाद के लिए अनाउंस हुई है, लेकिन आप ये देखें कि 8 सालों में ना पीसीबी उस पर तवज्जो दे रही है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। आप जाके जब उनसे बात करते हैं तो वो आपको शटअप कॉल दे देते हैं। तो असल मुद्दा ये है कि फैसलाबाद को इग्नोरेंस की जो काजेज हैं उनका सॉल्यूशंस क्या है, वो सॉल्यूशन पीसीबी के पास है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे एक अफसोस का मुकाम ये है कि फैसलाबाद ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, लाइक सईद अजमल हैं, वसीम हैदर हैं, एजाज जूनियर हैं, इसमें आसिफ अली मौजूद हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? जुल्फकार बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जुल्फकार साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, वहाँ पे वुमेन क्रिकेट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीसीबी कब ये फैसलाबाद को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और वुमेन खासतौर पे क्रिकेट के लिए कब ये हमें अलाउ करेंगे या हम पे टैग लगाएंगे कि ये फैसलाबाद भी जो है ये पाकिस्तान का शहर है, ये कब हमें दर्जा दे रहे हैं? जी जुल्फकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी सेम यही सवाल कि हमारे साथ सुतेली माँ वाला हाँ सर, ये तकरीबन फैसलाबाद के हर शख्स का दुखी है। देखें, आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है और आपको उसकी रीजन पता हो तो कोई मदावा हो जाता है। जब आपको यही नहीं पता आपके साथ ज्यादती क्यों हो रही है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आज तक तो हमें इस बात की समझ नहीं आई है। देखिए, पावर सर्कल को हम मानते हैं कि पावर, जो भी लोग इक़्तिदार में आते हैं वो अपनी पावर के साथ रूल कर रहे होते हैं, लेकिन रूल करने के लिए जब आप बाकी शहरों को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फैसलाबाद के साथ ये रवैया क्यों है, आज तक हम इस बात को समझ ही नहीं सके। हालांकि इकबाल स्टेडियम की आप तारीख उठा के देख लें तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि तो 25 टेस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट इसके तकरीबन 78 में पहला टेस्ट खेला गया था और 2006 में आखिरी टेस्ट खेला गया। तकरीबन 84 में पहला ओडीआई खेला गया और 2008 में, यानी 14 ओडीआई और 25 टेस्ट की मेज़बानी। और मैंने जैसे कहा कि पूरे पाकिस्तान में ये पीसीबी गवाह है और मतलब मीडिया पे इसके विजुअल मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा क्राउड फैसलाबाद में होता है। लोग पसंद करते हैं, बाहर निकलते हैं घरों में, अपने काम काज छोड़ के आ जाते हैं लोग क्रिकेट। अगर ये कोई इंतजामी इशू है जो पीसीबी का और गवर्नमेंट का है तो उसमें फैसलाबाद के इमाम का कोई कसूर नहीं है। कम से कम इनको पड़ता है, कम से कम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो पैटर्न इन चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको इन मसलों की तरफ नजरसानी करनी पड़ेगी। अगर कोई इंतजामी मामला है जिसमें फैसलाबाद की अवाम के हकूक को तलब किया जा रहा है तो उसका नोटिस लें। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो जैसे अली भाई ने बताया कि शायद फैसलाबाद से इस क्रिकेट का नाम और निशान ही खत्म हो जाए, तो शायद हालात उस तरफ ही जा रहे हैं। बिल्कुल, हालात उस तरफ ही जा रहे हैं और ये बड़े संजीदा किस्म के हालात जो है वो होते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी माशरे में अगर आपने देखना है कि वो माशरा कितना सेहतमंद है तो ये देखें कि वहाँ पे स्पोर्ट्स कितनी पेनिट्रेट कर चुकी है माशरे के अंदर। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, मेरा ख्याल है बच्चे इतने खुश होते हैं उससे खेल के कि अगर कोई ग्राउंड नहीं मिलता तो वो गली मोहल्ले में शुरू हो जाते हैं। लेकिन इशू यहाँ पे ये फेस करना पड़ता है कि खवातीन क्या करें। खवातीन तो गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट नहीं ना खेल सकती, उनको तो एक स्पेसिफिक ग्राउंड चाहिए होता है। अगर आप बड़ा ग्राउंड नहीं दे सकते, कुछ छोटा ग्राउंड दे दें। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि डीसी या कमिश्नर को कभी किसी ग्राउंड की जगह के हवाले से आपने कहा हो कि ये जगह एलोकेट कर दी जाए? हनान भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 2 बार खुद दरख्वास्त लेके गया हूँ। वो तो डीएसओ के पास, डीएसओ का। हमाद साहब आगे नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी हैं। अच्छा। तो पहले भी थे, अभी भी थे, तो अभी करंटली भी गए हम लोग। तो इस वजह से पता क्या, वो हमें ये कह के टाल देते हैं कि हम जी आपको बताते हैं। अब कब बताते हैं, कौन सी डेट को बताते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं हमारे साथ कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, बस ये कह के चाय शाय पिलाई और हमें फारग कर दिया। आप डिप्टी कमिश्नर या फिर कमिश्नर फैसलाबाद के पास गए? नहीं, कमिश्नर फैसलाबाद के पास। जी कर दूं कि 2014 में नूरुल अमीन मैंगल साहब थे यहाँ पे फैसलाबाद में,
और उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें तारकाबाद में फातिमा गर्ल्स कॉलेज जो है वो बाकायदा रेकमेंड किया था, जहाँ पे आरफा करीम के नाम से जो है ना वुमेन्स क्रिकेट ग्राउंड में नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री तौर पे या वर्बली जो तौर पे हुई, जिस वक्त हमने उधर राब्ता किया तो वहाँ पे ट्रस्ट के लोगों ने इनको यानी कि शटअप कॉल दे दी कि यहाँ पे हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर मैं ज़ाती तौर पे 2015-16 में खुद DCO ऑफिस जाता रहा हूँ, दरखास्तें लेके जाता रहा हूँ। हमारी एक कुलीग है जिनका इंतकाल हो गया, कमर दुरानी, वो मेरे साथ होती थी। अब इंतज़ामिया हमें ये कहती थी कि फैसलाबाद में हमें कोई जगह बताएं कि जहाँ पे हम आपको इसको करें। तो ये भी जिम्मेदारी हमने ली। हमने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जाके जहाँ पे भी हमें कोई जगह खाली नज़र आती थी, हमने जाके इनसे रिक्वेस्ट किए। हमारे पास अल-फतह ग्राउंड के सामने एक कम्प्रीहेंसिव जूनियर कैंपस था, वहाँ पे इन्होंने हमें 2 साल के लिए अलाउ किया था। अच्छा। APS में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से तमाम स्कूल कॉलेज से तकरीबन सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से आज तक हम DCO के ऑफिस भी जाते रहे, स्पोर्ट्स ऑफिस भी जाते रहे कि सर हमें बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई पब्लिक प्लेस आप हमें अलाउ नहीं कर सकते तो हमें कोई गर्ल्स स्कूल अलाउ कर दें या गर्ल्स कॉलेज अलाउ कर दें, जहाँ के 4 दीवारी के अंदर जो है हाँ, बच्चियों कुछ को ट्रेनिंग। अगर नहीं सारा टाइम कर सकते, कुछ घंटों के लिए दे दीजिए शाम को। लेकिन इस पे भी कोई यानी कि ना रिस्पॉन्स नहीं है। बस ये है कि ठीक है, जैसे शेख साहब ने कहा कि जी वो आई माई शाएं वाली कहानी है कि ठीक है हम बात कर रहे हैं जी, वहाँ पे एतराज़ात हैं, वहाँ पे जी कॉलेज का ये एतराज़ है। किस्सा मुख्तसर ये कि जी फैसलाबाद एक अरसा दराज से जो है ना अपना ब्लड दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, हर लिहाज से। और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी शहर कंपैरिजन करना चाहे फैसलाबाद से कर ले, चाहे हॉकी है, चाहे कबड्डी है और चाहे क्रिकेट भी है। अगर फैसला कराची ने बड़े बड़े नाम दिए तो फैसलाबाद में भी दर्जनों प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो जब फैसलाबाद में इतना पोटेंशियल मौजूद है, फैसलाबाद के अंदर लोग इतने क्रिकेट लवर मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है PCB का ये रवैया समझ से बाला तर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और PCB को इसके ऊपर जो है वो अब देखना चाहिए कि अगर इतना लोग बिलबिला रहे हैं, किसी वजह से वो बिलबिला रहे हैं, तो इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं कि PCB जो है वो आज का सेगमेंट किसी तरह अगर उनके पास पहुंचता है तो वो इस पे एक्शन लेके फैसलाबाद में जो है वो कैंप लगवाया जाए। तो शो का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।